डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जो डैम्स टेक्निकली ठीक हैं उनको बनना चाहिए, लेकिन दरिया सिंध पर डैम बनाने को वो शोशा भी छोड़ रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? क्या कालाबाग डैम में कोई टेक्निकल लकूना भी है या इसकी फिजिबिलिटी एक्यूरेट है? हमने तो यही सुना है कि इस पर तो कोई टेक्निकल इशू है ही नहीं। देखिए, डैम्स जो है अभी जो डिबेट हो रही है, क्योंकि फ्लड्स आते हैं तो डैम्स की डिबेट शुरू हो जाती है। हमें पहले तो ये चीजें देखनी है कि साइंटिफिकली क्या चीज अलाइनमेंट होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। डैम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डैम इसलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। आपके नेबरिंग कंट्रीज की, चाहे इंडिया हो चाइना हो, बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी, और हमारी बिल्कुल भी नहीं है। लाइक 25 से 30 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया की 100 दिन से ऊपर है। तो जियो स्ट्रेटेजिकल लेंस से आपको जो है एक बड़ा डैम रिक्वायर्ड होता है। अब बात आ जाती है कि जहां कंसेंसस है वहां पे डैम होना चाहिए और बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि किसी और जगह पे भी कंसेंसस आना चाहिए तो सूबों को बिठाएं, कंसेंसस ले और बना दे डैम। लेकिन क्या वो डैम आपको सैलाबों से बचा सकता है? ये दो अलग बातें हैं। मैदानी इलाकों में जो डैम्स हैं वो आप उस डैम उस तरह से नहीं बन सकता। आप रेजरवॉयर्स या चेक डैम बनाते हैं, जैसे कि साउथ पंजाब में रोतकोई का जो पानी है उसको सेव करने का पोटेंशियल है। अगर आप वहां चेक डैम बना लेते हैं, डाइक्स बनाते हैं, या छोटे रिटेंशन पॉइंट्स बना लें कि अगर दरियाई सैलाब आ रहे हैं इंडिया की तरफ से, उसको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करने के लिए या उसका पानी थोड़ा स्टोर करने के लिए आप रिटेंशन पॉइंट बना सकते हैं। ये छोटे डैम्स होते हैं जिसका पोटेंशियल है और जो अगर बनते हैं तो आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्लड मैनेजमेंट की और भी स्ट्रैटेजीज होती है। तो डैम का सिर्फ एक कंपोनेंट है जो आप कनेक्ट करते हैं, डैम इटसेल्फ होल स्ट्रैटेजी नहीं है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए कि ये डिबेट सिर्फ फ्लड्स में ही क्यों जनरेट होती है। ये तो आपको वैसे ही इस पे बात करनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो जो बात कर रहे हैं दरियाई सिंध पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देखिए हमारे मुल्क का एक अलमिया रहा है कि हम लोगों ने कभी भी पॉलिसी को ना साइंस के साथ कनेक्ट नहीं किया। हम शायद उस वक्त को देखते हुए हम कोई बात कह देते हैं लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकती हैं। हमें हमेशा साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड करके ये चीजें और ये बातें करनी चाहिए कि क्या फिजिबिलिटीज है और नहीं है। तो जब तक आप प्रॉपर एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे देना जो है उसका फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस पे सबको मिलकर बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए ताकि फिर डिसाइड किया जाए कि कहाँ डैम होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से हमारी क्या कोताहियाँ रही हैं, क्या गलतियाँ रही हैं, क्या कमज़ोरियाँ रही हैं कि जिसकी वजह से 10 का फ्लड आया, उसके बाद हमने कौन कौन से इक़दाम करने थे जो नहीं किए, और फिर 22 का फ्लड हमने फेस किया, फिर 22 का फ्लड आया, उसके बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए था, नहीं किया, आज फिर हम 25 में फेस कर रहे हैं। तो वो ज़रा फ्लड मैनेजमेंट के क्या बुनियादी उसूल हैं, क्या ज़रूरतें हैं जो हम पूरी नहीं कर रहे? देखिए, हम सबसे पहला जो बेसिक इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि हम लोगों ने कभी भी एंटीसिपेटरी पॉलिसी या प्रोएक्टिव अप्रोच रखी नहीं। हमारी रिएक्टिव अप्रोच रही है, चाहे वो 10-11 का सैलाब था या 22 का था या अभी का है। हम कहते हैं, बिलीव करते हैं रिलीफ और रेस्क्यू पे या बाद में थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेशन पे। हम ये नहीं देखते कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपको पता है कि मॉनसून का सीजन आ रहा है, सैलाब आए ना आए वो बात की बात है, मॉनसून का स्पेल आने वाला है। उससे पहले कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ इन्फोर्समेंट होती है। वो नहीं थी। दूसरी बात, हर दफा एक दरिया है उस पे होटल बनता है, गिरता है, बनता है, गिरता है। मतलब फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट आपने कभी कंसिडर ही नहीं की कि ये कितना अहम इंपॉर्टेंट है। हमने समझ लिया दरियाए रावी सूख रहा है तो उसके रिवर बेड पे आप सोसाइटीज खड़ी कर सकते हैं। आपका रिवर एक्ट इसका वो कानून की खिलाफ वर्जी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये सजाएं इतनी हल्की है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो दरिया के बीच में सोसाइटी खड़ी कर ले या दरिया के रास्ते में खड़ी कर ले या नालों के रास्ते काट के खड़ी कर ले। ड्रेनेज प्लान हो ही ना, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हो ही ना। ये सारी कोताहियां हम हमेशा करते हैं और इस दफा भी वही कोताहियां हुई हैं। और अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो अगले साल इससे बड़े डिजास्टर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट, जंगलात आपके पहाड़ों पर रहे ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस ये था कि इस दफा जब गिलगित में ग्लेशियरी झीलें फटी हैं, पानी नीचे आया है, उसमें इतना गारा था। गारा कब होता है? वो सब सॉइल लेयर होती है जब मिट्टी जो है या सॉइल
पहाड़ों पे अपनी ग्रिप खो देते हैं, क्योंकि वहां से आप दरख्त को रिमूव कर देते हैं। और क्लाउड बर्स्ट भी ज्यादा उन पहाड़ों पर होते हैं जिधर जंगलात जो है वो काट दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि हम कुताई पे कुताई करे जा रहे हैं हर साल सैलाब पे, और हम नहीं सीख रहे। अगर अभी भी इस चीज को नहीं कंसिडर किया तो ये हम 30 साल पहले चले जाएंगे या पीछे चले जाएंगे। हमारी डेवलपमेंट या तो कोई भी डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे यहाँ जंगलात लगाने, दरख्त लगाने और दरख्त काटने की प्रोपोर्शन क्या है? क्या हम दरख्त ज़्यादा काट रहे हैं या और जंगलात कम उगा रहे हैं, या हम जंगलात ज़्यादा उगा रहे हैं और दरख्त कम काट रहे हैं? एज पर डेटा, मुझे वो कहते हुए भी अजीब लग रहा है, बहुत ही आउटडेटेड डेटा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेंट्री करने का कोई स्कोप मौजूद नहीं है। फॉरेस्ट गवर्नेंस है ही नहीं। 5% कहा जाता है, 5% या लेस देन 3 to 5% कवर है फॉरेस्ट का। किस बेसिस पे कहा जाता है? क्यों आपके इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हुए, उनको इंटीग्रेट करके फिर भी 5% है? देखिए, हम जंगलात ज्यादा काट रहे हैं, हम उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर हमने जंगलात को ज्यादा ना काटते होते और जंगलात ज्यादा होते तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट गवर्नेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की इन्फोर्स हो रही होती, जो कि अभी सिवाय मार्गल हाइल्स नेशनल पार्क के कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। टिम्बर माफिया एक्टिव है, आपके लोकल डिपार्टमेंट्स जो है वो भी मिले हुए होते हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते हैं, और हम उस चीज को इग्नोर करे जा रहे हैं। आपके नॉर्थ में जंगल है ही नहीं, वो कटता जा रहा है। स्मगल होती है आपके दरख्तों की, ये जो लकड़ी है पुराने दरख्तों की, और कोई इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो हम काट रहे हैं और मुसलसल काट रहे हैं, उसी का हम मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि कितना सैलाब आ रहा है, कितनी तेजी से रेले नीचे आते हैं, और माइक्रो क्लाइमेट होता है हर जगह का, वो अफेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। आप सैटेलाइट डेटा भी देख लें, और वो जैसे पोटोहार रीजन में जंगलात किधर चले गए, कहाँ गायब हो गए, वहां हाउसिंग सोसाइटीज बन गई। तो ये तो सैटेलाइट आपको सारा डेटा बताता है कि किधर कब जंगल मौजूद था और आपने कहाँ मिटाया। अच्छा ये बताइए कि स्टोन क्रशिंग कितना बड़ा एलिमेंट है ये फ्लड्स में और लैंड स्लाइडिंग्स में? देखिए, स्टोन क्रशिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। स्टोन क्रशिंग से हमेशा याद रखिए, एक तो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ग्लोफ कहते हैं। वो वहां जहां बर्फ ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं, जिन पहाड़ों पे स्टोन क्रशिंग की जाती है, और वो पहाड़ जो कि सिस्मिकली एक्टिव जोन्स पे है, वहां पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। वहां बड़े बड़े पत्थर ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। एक जगह आती है जहां वो थोड़ा रुक जाते हैं, और वहां हल्की बारिश होती है, वो छोटी छोटी झीलें बनाते हैं। फिर जब क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात होते हैं, वो एकदम झील फटती है, और वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ वो काले रंग का पानी, गारा सब नीचे आता है, जो कि हमने बुनेर में देखा। स्टोन क्रशिंग अगर अनचेक्ड और उस पर कोई प्रॉपर वो चेक इन बैलेंस नहीं हो, अगर की जाती है, तो आपके ललॉफ, लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड का ये फिनोमेना होता है, बहुत कॉमन हो जाता है। और ये बुनेर में हुआ है। ये हर उस जगह पर हो सकता है जहां पे जंगलात काटे जा रहे हैं पुराने, और जहां पे स्टोन क्रशिंग जो है वो अनचेक की जा रही है, खास तौर पे उन इलाकों में जो सिस्मिकली एक्टिव जोन पे हैं। तो ये इसका नुकसान हो सकता है। और फिर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होती है, आसमानी बारिश के साथ साथ वो भी नीचे आते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया मौसमियाती तग़य्युर का शिकार है, माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है 21 से 22 से 25 तक, वो उसमें मौसमियाती तग़य्युर का कितना हिस्सा है, कितना तनासब है, और हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ, नाक़िस मनसूबाबंदी का कितना हिस्सा है? देखिए, अगर मैं 2022 से 2025 के सैलाब कंपेयर करूं, 2022 में पैसिफिक ओशन जो है ना, वो डिटरमिन करता है कि साउथ एशिया के खित्ते में मानसून का स्पेल कैसा रहेगा, और कहत पड़ेगा या ड्राई स्पेल होगा। वहां पे एक प्रोसेस होता है एल नीनो साइंटिफिकली जब आता है पैसिफिक ओशन में, तो साउथ एशिया के खित्ते में गर्मी शदीद पड़ती है, हीट वेव होती है, ड्राई स्पेल होता है, जो कि 2022 में हमने देखा कि सर्दी के फौरन बाद बाहर का मौसम नहीं आया। उसके बाद फौरन बाद एकदम सुपर फ्लड आ जाता है। वो लानीना की वजह से होता है, जब पैसिफिक ओशन से बादल बहुत ज्यादा साउथ एशिया के खित्ते की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। ये एक वेदर साइकिल है हमारे साउथ एशिया के खित्ते का।